हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट यूनिट न्यूट्रिशन को अच्छे से कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन से इंटरकनेक्टेड टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस वीडियो में हम यूनिट 2 को अच्छे से कवर करेंगे, आपका कोई डाउट भी नहीं होगा इसमें। तो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन होता क्या है उससे पहले हमें जानना पड़ेगा ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग मतलब सिंपल सी बात है, O2 को इनटेक करना फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2 को रिलीज आउट करना। जो हमारा बॉडी इस प्रोडक्ट को बनाए उस प्रोडक्ट को बॉडी से रिलीज आउट करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस होता है इन विच ओनली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओनली इनहेलेशन मतलब O2 इनटेक होगा और एक्सहेलेशन मतलब जो प्रोडक्ट बना CO2 एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो हमारे बॉडी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, वही जैसे कि बताया गया है, इनहेलेशन इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन रिलीजिंग आउट ऑफ CO2। तो ब्रीथिंग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को रिलीज आउट करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। नेक्स्ट है ब्रीथिंग इन प्लांट्स। तो इन plants there are not any specific organs for gaseous exchange because all cell or tissue of plant are directly contact with the air, so every parts of plant perform breathing। कह रहा है कि जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये देखिए, ये जैसे हमारा प्यारा सा पेड़ हो गया, बचपन में आप लोग बनाए होंगे। ये प्लांट का जो हर एक पार्ट्स होता है, चाहे वो लिप्स हो गया, चाहे वो स्टेम हो गया, चाहे वो रूट्स हो गया, ये डायरेक्टली है एयर के कांटेक्ट में होते हैं। तो इसलिए प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गेन्स नहीं होता है ब्रीथिंग के लिए, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि प्लांट्स का हर एक टिश्यू, हर एक सेल एयर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है और उससे वो ब्रीथिंग को परफॉर्म कर सकता है। In plant, during breathing, oxygen goes into the cell of plants, carbon dioxide release out from the plants through diffusion। कह रहे कि प्लांट्स में भी ऑक्सीजन अंदर जाता है सेल के, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। किसके प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन होता क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट वो होता है जो अपने किसी भी सॉल्यूशन में हाई लेवल में पाया जाता है। आपको पता होगा कि सॉल्यूशन में दो चीज पाए जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? वैसा सबस्टांस जो उस सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में, उसी को कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जब अपने हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल के तरफ जाएगा, जब अपने हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल की ओर जाएगा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो यही कह रहा है कि ब्रीथिंग में क्या होता है, CO2 अंदर जाता है एटमॉस्फेयर के और जो ऑक्सीजन होता है वो सेल के अंदर जाता है, और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, और देखिए प्लांट्स में, लिप्स में, स्टेम्स में और रूट्स में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज यानी ब्रीथिंग को कराते हैं। जैसे लिप्स में स्टोमाटा होता है, न्यूट्रिशन वाले वीडियो में इसका डिस्कशन किया गया है, कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। स्टेम्स में लेंटिकल्स होते हैं, वो लेंटिकल्स की वजह से स्टेम के जो सेल्स है वो ब्रीथिंग करते हैं। और रूट्स में, रूट्स हेयर पाए जाते हैं जो कि ये काम करते हैं मिट्टी को, सॉइल को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में और गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तीसरा आ गया ब्रीथिंग इन एनिमल्स। तो एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म ब्रीथिंग
गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, कह रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें वैसा मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है जैसे प्लांट्स में होता है कि हर एक से डायरेक्टली कांटेक्ट विथ वाटर, सॉरी एयर। इसमें एनिमल्स में स्पेशल ऑर्गेन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। जैसे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। अभी मैंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, गोइंग फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन लेवल टू लो कंसंट्रेशन लेवल। ठीक है, कह रहा है कि ये देखिए सम ऑर्गेनिज्म का स्पेशल ऑर्गेन दिया गया है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जैसे ह्यूमन में लंग्स हो गया, फ्रॉग में लंग्स हो गया, स्किन हो गया। जब फ्रॉग जमीन पे रहता है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ब्रीथिंग करता है, और जब पानी में रहता है तो स्किन के थ्रू। ठीक है, फिशेस के पास गिल्स होता है, और ये जो फ्रॉग्स होते हैं उनके जो लार्वा होता है वो भी किससे, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ब्रीथिंग करता है। अर्थवर्म स्किन के थ्रू। अर्थवर्म किसको कहते हैं, केचुआ को कहते हैं। ठीक है, कॉकरोच इंसेक्ट, इनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, ये ट्रैकियल पेयर्स में पाए जाते हैं, और इन्हीं की मदद से ये रेस्पिरेशन ब्रीथिंग करते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में भी लंग्स पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए, कह रहा है वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया था। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। कह रहा है कि न्यूट्रिशन के समय जो हमने फूड मटेरियल को इनटेक किया था, अब उसका सेल यूटिलाइज करता है फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसको अलग अलग वे में करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। देखिए इस दो लाइन में ये बेसिकली एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके CO2 और वाटर और साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये सारे प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जिसको हम पाइरूवेट कहते हैं। पाइरूवेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H4O3, ये हमारा पाइरूवेट का फॉर्मूला हो जाएगा। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ये पाइरूवेट वाला प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस जो प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज into pyruvate it occurs into the cytoplasm, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में यही पाइरूवेट का कन्वर्जन एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कर दिया जाता है, या CO2 और वाटर में कर दिया जाता है। और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। और ये जो एथेनॉल बनता है ये किस प्रोसेस में बनता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बनता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं जो कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में होता है। तो इसमें सारी तरह की रेस्पिरेशन की बात कर दिया गया है। फर्मेंटेशन के बारे में बात किया है, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात किया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात किया है। उसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सिंपल सी लाइन थी, समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो कि ग्लूकोज होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जैसा कि एनसीईआरटी लाइंस में लिखा था, इसका ब्रेक डाउन हो जाना। किस पर्पस के लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसीलिए याद कर लेना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय द सेल्स फॉर परफॉर्म देयर वेरियस एक्टिविटी। और ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है सेल के द्वारा फॉर वेरियस एक्टिविटी। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डिटो लाइन है, अभी हमने पढ़ा था। रेस्पिरेशन क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है। जब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में आ जाए तो लिखना कि ब्रीथिंग में सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पिछले एनसीईआरटी लाइंस में जिक्र भी किया गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम ही से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ऑकर्स इन द प्रेजेंस, ओ सॉरी यहाँ पे ना गलत, यहाँ पे एब्सेंस होगा, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगी है, यूनिसेलुलर फंगी। ठीक है, और ये जाइमेज एंजाइम्स भी इसमें मदद करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। ठीक है, इस एंजाइम्स का नाम याद रखना, जाइमेज के एंजाइम्स को। ऊपर हमने जिक्र किया था एटीपी के बारे में। एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 11th क्लास में भी मिलेगा, 12th क्लास में भी मिलेगा, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेना सही है। ठीक है, तो एटीपी क्या है? ATP is the energy currency for most cellular process। ATP एक प्रकार का एनर्जी करेंसी है। जैसे पावर कैसे आता है? अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटी में पावर आता है पैसे से, लेकिन एनर्जी में पावर आता है ATP के बदौलत। जिसके पास जितना ज़्यादा ATP होगा उसके पास उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, और उस सेल के पास उतना ज़्यादा पावर होगा टू डूइंग वर्क, काम करने के लिए, अलग अलग लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यही ATP क्या है? एनर्जी का करेंसी है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल। जो एनर्जी रिलीज होता है वो ATP मॉलिक्यूल बनाने में यूज किया जाता है उसका, फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये ADP है, ADP का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप और आके जुड़ जाता है तो ये बना देता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इन द सेल, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो 13.5 किलो जूल पर मोल रिलीज होती है। यानी 1 मोल ATP के प्रोडक्शन में, आप लोग बताओ बच्चों, 1 मोल ATP के प्रोडक्शन में 13.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब यही है। ठीक है, थिंक ऑफ हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेज। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो वन। सिमिलरली ATP कैन बी यूज इन द सेल फॉर द construction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other activities। कह रहा है कि आप बैटरी में सोचिए कि बैटरी हमें एनर्जी प्रोवाइडेड करता है और उसका यूजेज अलग अलग काइंड से होता है। जैसे कि वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। सिमिलरली ATP भी हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन को करता है, जैसे कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्सेस एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ATP। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए 2 मिनट। अब आए
ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने पढ़ा रहा था जब मैं एनसीईआरटी लाइन, तो उसमें बताया था ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। इट इज अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है, इन विच 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लूकोज आपको पता ही है फॉर्मूला, C6H12O6। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। ऊपर मैंने फॉर्मूला बता दिया था पायरुवेट का, अभी भी दिया है, C3H4O3 पायरुवेट में। तो ग्लूकोज का पायरुवेट में टूट जाना है साइटोप्लाज्म में, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, दिया है भाई एनसीईआरटी में, तो देख लीजिए। पहला है फर्मेंटेशन के बारे में, ईस्ट में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जाइमेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में लिख लो। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है याद रखना, इसके एंड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यू में ज्यादातर पूछते हैं कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके एंड प्रोडक्ट को देखना ध्यान से, ठीक है। तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, तो एथेनॉल बनता है इसमें और CO2 भी बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट में। ऊपर जिक्र भी हुआ था इसका। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, ये हमारे मसल सेल्स में होता है। और इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें ध्यान रहे, इसमें CO2 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड और कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करें तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बायोलॉजी वालों से पूछोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो एक ही लाइन बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, ये डेफिनेशन बच्चे बच्चे रट लेते हैं। तो आपको भी पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं CO2, वाटर एंड एनर्जी बनते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। आपने क्या सोचा कि कल से ना मैं जिम करता हूँ, पहला दिन है, जोश में आप जा रहे हैं जिम करने और खूब डंबल उठा लिया, 25-25 kg का डंबल तुमने पहले ही दिन उठा लिया। अगले दिन तुम्हारे बॉडी में इतने पेन हो रहे हैं, बॉडी के मसल्स में इतने पेन हो रहे हैं कि तुमको जिम जाने का मन नहीं कर रहा है। ड्यू टू बेटा, क्योंकि आपको तो आदत नहीं थी, तो आपके मसल्स को जितना ऑक्सीजन की सप्लाई थी, हमारा हार्ट भी उतना ही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पंप करके भेज रहा था। लेकिन एक दिन आप इतना ज्यादा मेहनत कर लिए, जिम में जाके इतना ज्यादा 10-10 kg का डंबल, 20-20 kg का डंबल उठा के इतना ज्यादा मेहनत कर लिए कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई, लेकिन हार्ट उस समय ऑक्सीजन उतनी सप्लाई में नहीं भेज सका सफिशिएंट अमाउंट में। तब आपका जो मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोरेज है वो यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होने लगा, और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो किसमें बनेगा, लैक्टिक एसिड। और वही लैक्टिक एसिड जब आपके मसल्स में बन जाती है तो आपके मसल्स में मिनी पेन रहता है, और वो आराम करने से 2-3 दिन के बाद जब लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन डाउन होगा तो आपका पेन भी खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ लेता है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस करते हैं। यहां पे लिखो एरोबिक और यहां पे लिखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहां पे पहला क्या होगा, पहला होगा, ये कहां पे होता है, इट इज occurred into the mitochondria, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहां पे होता है, इन मसल सेल अभी बताया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख देना कि इसका जो एंड प्रोडक्ट है
देखिए साइंस में आप ना पूरा सेंटेंस में भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बस आप मेन पॉइंट लिखिए। एंड प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, CO2 वाटर, ठीक है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। फिर अगर इसमें पूछेंगे ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें इसमें 38 एटीपी एनर्जी बनता है और इसमें ओनली 2 एटीपी एनर्जी बनता है। तो देख लो कौन हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए एरोबिक रेस्पिरेशन लाभदायक। इसलिए जोश में जिम जाते हो तो आराम से एक्सरसाइज करो, ठीक है। पहले दिन 2 kg 5 kg का डंबल ही उठाओ। तो ये डिफरेंस दोनों में लिख लेना, सिंपल सी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक होता है, एनारोबिक मसल में होता है। एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर होता है, इसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक में 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनारोबिक में 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं। फर्मेंटेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर फंगी ईस्ट एंजाइमेज एंजाइम, जैसे कि मैंने बताया था वही लाइन लिखा गया है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल एथेनॉल। एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, और इसमें भी बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दिस द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन कंटेन ओनली 13% concentration of ethyl alcohol, because more than 30% concentration of ethyl alcohol is degenerated। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आपको पता है कि फर्मेंटेशन किस लिए कराया जाएगा, बियर वाइन विस्की वगैरह बनाने के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ओनली, नेचुरली बात कर रहा हूँ, बाद में इसका डिस्टिलेशन करके इसमें कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है विस्की वगैरह में, लेकिन नेचुरली बात कर रहा हूँ, तो उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ओनली 30% होता है, 13%, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा होगा, 13% से ज्यादा होगा, जो ईस्ट है, जो उसमें यूनिसेलुलर फंगी हैं, वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ईस्ट ही नहीं रहेगा तो भाई फर्मेंटेशन क्या खाक होगा। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसमें ओनली 13% ही इथाइल अल्कोहल होते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन लिखना हो तो भाई लिख लो यार, पाइरुवेट यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है, जिसका फॉर्मूला C3H4O3। ये क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारा इथाइल अल्कोहल बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंड जाइमेज एंजाइम्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेशन में हमने बात कर लिया एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ह्यूमन में होता है। कब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो इन ह्यूमंस में क्या है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक्स में ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी दिया गया है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है और ब्रीथिंग होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना ब्रीथिंग के रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है, वही बात लिखा गया है। ये देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ हमारा नोज है, उसके बाद नेजल पैसेज आता है, यहाँ पे माउथ कैविटी है,
फेरिंग्स है, फेरिंग्स आगे जाके लैरिंग्स में जुड़ता है। लैरिंग्स हमारा एक ऐसा ऑर्गेन्स है जो कि वोकल वोकेबलरी यानी साउंड प्रोड्यूसिंग में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया है, और ये आपके ट्रैकिया पे सी शेप लाई कार्टिलेज रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि इस पाइप को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, आगे चल के ट्रैकिया लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकाई, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये ब्रोंकाई अपने छोटे 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 ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाते हैं जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और आगे जाके ये ब्रोंक्यूल्स किससे जुड़े होते हैं? एल्वियोलर सैक से। एल्वियोलर सैक बैलून, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ये हमारा कॉलर बोन यहाँ पे होते हैं ना, ये हमारा पूरा रिब केज प्रोवाइड बनाते हैं जिसमें स्टर्नम होता है और रिब होते हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? रिब के जो हमारे लंग्स और हार्ट जैसे ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम अंडरस्टैंड समझ में आया होगा। अब रेस्पिरेटरी पाथवे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू या फिलिप्स में भी आ सकता है। यहाँ का एक पार्ट को हटा देगा और कहेगा कि इसको फिल कीजिए, या एमसीक्यू में दे देगा। तो याद रखना, नोज से नोजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा बक्कल कैविटी का एक एरिया होता है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, लैरिंग्स फिर होता है, फिर आगे ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, लास्ट में हमारा एल्वियोलाई। ये हमारा ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेटरी पाथवे। उसके आगे तो सर्कुलेशन होने लगता है स्टार्ट। तो इस सारे पार्ट्स को एक बार हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। नोज, नोज क्या है? नोज एयर एंटर इनटू द बॉडी फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू इट। नोज के द्वारा एयर हमारे बॉडी में एंटर करता है। जर्म्स एंड डस्ट जो होते हैं फिल्ट्रेट हो जाते हैं, जो हमारे नेजल कैविटी में जो टाइनी टाइनी नोज एयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डस्ट को पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का काम क्या है? एयर को वार्म करना। आपको पता है कि जो अगर कोई ठंड इलाके में रहता है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत लो होता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। तो जब उस इन्वायरमेंट से हम एयर को इनटेक करेंगे तो उस एयर को ये टेम्परेचर में मेंटेन करता है, इसलिए वार्म करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार मॉइस्टनिंग भी करता है, मॉइस्ट करता है एयर को, क्योंकि ड्राई एयर जब हमारे लंग्स में जाएंगे तो इरिटेट करने लगेंगे, हमें खांसी आने लगेगी। ठीक है, अस्थमा जैसा फील होने लगेगा, छींक आने लगेगा। तो इसीलिए मॉइस्ट करना एयर को बहुत ज़रूरी है। और ऑल्सो हेल्प इन स्मेलिंग, स्मेलिंग में मदद करता है। तो 3 काम करता है, एयर को वार्म करता है, मॉइस्टनिंग में हेल्प करता है और स्मेलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स अभी बताया था, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, कॉमन पैसेज होता है। फूड पाइप एंड विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। जो फूड पाइप होते हैं और जो विंड पाइप होते हैं वो फेरिंग्स कैविटी से ही ओपन हुए रहते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया। विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। लैरिंग्स इट इज द पैसेज ऑफ एयर विच एंड्स इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स एयर का एक ऐसा पैसेज है जो कि ट्रैकिया में जाके अंत होता है उसका। इट इज ए ह्यूमन ऑर्गेन विच प्रोड्यूस साउंड। एक ऐसा ह्यूमन ऑर्गेन्स है जो कि ह्यूमंस में क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज कहाँ से प्रोड्यूस होके आ रही है? लैरिंग्स से बच्चों आ रही है। ठीक है, तो ये याद रखना, 8th क्लास के क्वेश्चन होते हैं। कौन सा ऐसा ऑर्गेन है ह्यूमन में जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है? तो लैरिंग्स। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप को इसके नाम से जाना जाता है। इट इज ए पाइप विच कनेक्ट्स टू द लंग्स, लंग्स से कनेक्ट होता है।
इन लंग्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस इन बोथ लंग्स, लेफ्ट एंड राइट। इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और हमारे दोनों लेफ्ट और राइट लंग्स में दो ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ऑन ट्रैकिया देयर आर सी शेप लाइक कार्टिलेज रिंग्स फाउंड। हमारे जो ट्रैकिया है, जैसे मान लो कि ये ट्रैकिया है, इस पे सी शेप लाइक कार्टिलेज रिंग्स पाए जाते हैं, विच प्रोटेक्ट द पाइप फ्रॉम कोलैप्स, जो पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, अगला हमारा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई होते हैं बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस में आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स और एक होता है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। जैसे मान लो ये स्टेम है, तो ये स्टेम क्या है, ट्रैकिया है। आगे चल के ये ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं ना, तो ब्रांचेस क्या है, ब्रोंकाई है। फिर वो ब्रांचेस आगे चल के और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स है। फिर वो ब्रोंक्यूल्स और छोटे छोटे में डिवाइड होते हैं, वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है। और फिर वो और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, वो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स है। तो ऐसा ये प्रोसेस चला जाता है। ब्रोंक्यूल्स कनेक्टेड टू द एल्वियोलाई, और ये ब्रोंक्यूल्स किससे कनेक्टेड होते हैं, एल्वियोलाई से। ठीक है, लास्ट टॉपिक रेस्पिरेशन यूनिट का, alveoli. It is a tiny balloon air sacs which provide surface area for the gaseous exchange. ये छोटे छोटे बैलून एयर सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। गैसेस एक्सचेंज मतलब O2 का अंदर आना और CO2 का बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाना थ्रू डिफ्यूजन। इन विच गैसेस एक्सचेंज ओकर थ्रू डिफ्यूजन। बार बार बोल रहा हूँ कि गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से ले लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मेनली ऑक्सीजन गोज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। और ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड आए होते हैं वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने रेस्पिरेशन यूनिट को खत्म कर लिया। अब यहाँ से इसी टॉपिक से हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन यूनिट को। ठीक है, तो अगला वीडियो किसका होगा, सर्कुलेशन का यूनिट 333। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो फिर कह रहा हूँ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।